स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम बात करने वाले क्लास 12 हेल्थ केयर। और ये फाइनल क्वेश्चन है जो आप लोग को एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो बच्चों चैनल पर जुड़े रहें और साथ ही वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकें। तो सबसे पहले हमारा जो 1 से 15 तक का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो बहुविकल्पीय, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक का होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न को ही हम लोग सबसे पहले देखेंगे, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि संक्रमित अपशिष्टों के निपटान के लिए WHO द्वारा अनुशंसित रंग कोड कौन सा है। तो बच्चों WHO सबसे पहले जानते हैं कि WHO है क्या। तो बच्चों WHO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। लेकिन आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखना है आप लोगों को कि इसमें सदस्य देश कितने हैं वर्तमान में। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि संक्रमित अपशिष्टों के निपटान के लिए WHO द्वारा अनुशंसित रंग कोड कौन सा है। तो बच्चों इनके द्वारा जो कोड तय किया गया वो काला भी है, पीला भी है और सफ़ेद भी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 1 का जो सही आंसर डी ही होगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं, जिसमें से कह रहा है कि जन्म के समय कौन सी प्रतिरक्षा मौजूद होती है। तो जन्म के समय हमारे शरीर में जन्मजात प्रतिरक्षा मौजूद होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि पेट की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली शारीरिक आकलन की तकनीक कौन सी है। तो पेट की जांच के लिए सबसे पहले जो शारीरिक आकलन होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके अलावा तो स्पर्श भी किए जाते हैं, थपथपाया भी जाता है, और उलटना पलटना ये तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर निकल कर आ रहा है, तो इसीलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप लोग को बता दें कि 15 अक्टूबर को हैंडवाश दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, हैंडवाश दिवस मनाया जाता है। वहीं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है। विटामिन बी से अगर पूछा जाए तो बेरी बेरी होता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बेड स्थित है। तो आप लोग को पता है कि जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पे 30 से 50 बेडों की संख्या होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप लोग को विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहीं विटामिन डी की कमी से तो रिकेटस होता है। इसके अलावा अगर यदि आप लोग से प्रश्न पूछा जाए कि दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो हैजा और टाइफाइड होता है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा, हैजा और टाइफाइड। आप लोग नोट करिएगा, इसको भी एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि संक्रमण के बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, अच्छा संतुलित आहार, कच्चा नहीं खाना चाहिए, सब्जियों को अच्छी तरह धोकर पकाकर खाना चाहिए, बिल्कुल सही। सफाई करते समय दस्ताने पहनना चाहिए, बिल्कुल सही। तो हमारा जो बेस्ट आंसर आ रहा है इनमें से सभी यानी तीनों हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि बीसीजी का पूरा नाम क्या है, तो बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। वहीं अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि बीसीजी का टीका किस बीमारी में दिया जाता है, तो तापेदिक। आप लोग नोट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और फाइनल एग्जाम में ये आप लोग को अंक देकर जाएंगे। तापेदिक अब क्या है? तो तापेदिक टीबी से ग्रसित रोग है, यानी कि जिन व्यक्तियों को टीबी से ग्रस्त होते हैं उन्हें यह टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि नियमित टीकाकरण से बच्चों में कितने रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो वैसे ऑप्शन यहाँ पे 7 होना चाहिए था। नियमित टीकाकरण से बच्चों में 7 प्रकार के रोगों से निजात यानी कि छुटकारा दिया जा सकता है। और वही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग से पूछा जाए कि मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति को कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इंसुलिन नामक टीका लगाया जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर यदि आप लोग को पूछा जाए कि एक वयस्क व्यक्ति को दिन यानी कि दिन में कितने पानी पीने चाहिए, तो कम से कम 8 ग्लास, इतना 8 ग्लास पानी पीना चाहिए एक नॉर्मल यानी कि वयस्क व्यक्ति को। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस रोग में दी जाती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंटी ट्यूबकुलर जो मेडिसिन है वो किस रोग में दी जाती है। तो ये दी जाती है तापेदिक में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और तापेदिक के बारे में अभी हम लोग आपको बताए थे कि ये टीबी के बीमारी से ग्रसित में दिया जाता है। और बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, फाइनल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर। एक मरीज के कक्ष में
क्या होना चाहिए? तो एक मरीज जहाँ पे रहते हैं वहाँ क्या होना चाहिए? तो बेड साइड लॉकर होना चाहिए, कूड़ादान होना चाहिए और ऊपर दिए गए सभी विकल्प। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होना चाहिए, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि वायरस से अगर फैलने वाली बीमारी पूछा जाए तो यह भी एच एम पी वी आप लोग नोट करते जाइएगा। एचएमपीवी एक वायरस है जो कि चाइना को पूरी तरह से प्रभावित किया और इसका लक्षण जो है भारत में भी देखने को मिला है। भारत में सबसे पहला लक्षण कहाँ पे आया है? तो आप लोग नोट करिएगा, बैंगलोर में आया है। कहाँ पे? बैंगलोर में आया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चेन्नई, बेंगलोर जैसे क्षेत्र में देखने को मिले हैं। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि एच एम पी वी से जो है प्रभाव क्या होता है? तो हमारे श्वसन यानी फेफड़े को प्रभावित करता है। इसके अलावा इसका पहला मरीज कब देखा गया? तो 2001 ईस्वी में देखा गया था। कहाँ पे? नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड में सबसे पहले देखा गया था। तो ये कोरोना के जैसे ही सामान्य लक्षण है इसमें देखने को मिलता है और इनका बचाव का तरीका भी काफ़ी उसी के जैसे कि अगर कोई व्यक्ति एचएमपीवी वायरस से ग्रसित है तो उन्हें अपने घर में कोई कमरा में रहना चाहिए, हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए और मास्क जैसे चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए ताकि उनके छींक दूसरे व्यक्ति को संक्रमित ना कर दे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि मालिश और मैनिपुलेशन के क्या महत्व है? तो आप लोग को पता है कि मालिश करने से हड्डी मजबूत तथा त्वचा निरोग होती है। दूसरा है कि इनमें रक्त संचार में सुधार होती है और तीसरा क्या होता है? इससे दर्द में राहत तथा रोगी को आराम मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा 1, 2, 3 ए बी सी सभी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें क्योंकि सारे बच्चे इसके लिए वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। वहीं प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि दवा एक ऐसा पदार्थ है जो, तो दवा एक ऐसा पदार्थ जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। गलत बात, स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। बीमारी को रोकथाम तथा निदान करता है। जी हाँ, करता है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, तो ये भी करता है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। लेकिन प्रभावित करता है, तो वैसे ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जी हाँ। बीमारियों को रोकथाम तथा निदान करता है। जी हाँ। स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि डीपीटी का बूस्टर डोज बच्चों को कब लगवानी चाहिए? तो वैसे 16 से 18 महीना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है। तो आप लोग 16 से 24 भी यहाँ पे दिया गया है। ये में प्रथम डोज जो लगाया जाता है वो होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। वैसे यहाँ पे दिया नहीं है। 16 से 18 इसका प्रथम डोज लगाया जाता है। दूसरा डोज कब लगाया जाता है आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि क्या आपको कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है? आप संचार के किस पद्धति का उपयोग करेंगे? तो जाहिर सा बात है हम ईमेल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आप लोग से अगर यदि पूछा जाए कि जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित रोग भी आप लोग को आना चाहिए। इसके अलावा पीला जार, नीला जार, काला जार, ब्लू जार, इन सभी में किस प्रकार के अपशिष्टों का निपटान किया जाता है? तो आप लोग ये सभी प्रश्नों को अच्छे से देख के जाइएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में बताए हैं। वहीं प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि ऑटोक्लेव द्वारा किया गया स्टेलाइजेशन कितने ताप पर किया जाता है, अर्थात कितने तापमान पर किया जाता है? तो ऑटोक्लेव 121 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अस्पताल में अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन भी आप लोग का फाइनल एग्जाम में सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं बनती है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुनने की क्रिया आमतौर पर किसके मदद से की जाती है? तो ये की जाती है स्टेथोस्कोप से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 और आखिरी प्रश्न कह रहा है कि आप फोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? तो सुनकर भी प्राप्त करते हैं, बोलकर भी प्राप्त करते हैं, बोलना, पढ़ना, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए हैं। अब हमारा सेक्शन बी में जो हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे 4 मार्क का, उसमें से कह रहा है मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी होता है? तो आप लोग को पता है कि मानव शरीर में लगभग 60% भाग जो है पानी होता है, तो हमारा आंसर इसका ये हो जाएगा 60%। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग को पहले भी पता है, क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे कि आयरन की कमी यानी कि खून की कमी से एनीमिया नामक का रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया नामक रोग होता है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का शरीर पतला दुबला हो जाता है, काफ़ी चिड़चिड़ापन होता है, यानी कि मानसिक रूप से वो ग्रसित हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर का है कि निम्नतम रेशेदार आहार किस स्थिति में दिया जाता है? तो ये प्रश्न
आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। इससे पहले कह रहा महिलाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, तो महिलाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो 12 पॉइंट से कितना होगा, 15.5 GL होगा। GL आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इतना होना चाहिए किसमें, महिलाओं में। भाई नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नतम रेशेदार आहार किस स्थिति में दिया जाता है, तो आप लोग इससे हमें जरूर कमेंट में लिखें कि ये किस स्थिति में दिया जाएगा। वह अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों का जन्म पंजीकरण कितने दिनों में करवाना या फिर करना अनिवार्य है, तो इसके लिए 21 दिन का समय दिया जाता है और ये स्थानीय जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ से बनाया जाता है। आप लोग इसे भी नोट करिएगा। वहीं लास्ट आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न कह रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो बच्चों इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनल है। क्या है, रेटिनॉल होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होगा। कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर लिखें और साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सेक्शन सी जो प्रश्न है, जो हमारे कुल प्रश्न जो पूछे जाएंगे इसमें 6 मार्क्स के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।